इसे हताशा कहें या निराशा, डर कहें या सियासत का असर, अब तक विवादित बयान दे रहे आजम अयोध्या में आकर मुसलमानों पर उखड़ पड़े और अपने बयान से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। यहां तक कि तंज कसते हुए बीजेपी को वोट करने की अपील कर दी। आखिर क्यों आजम को बसपा से डर लगता है? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो सीधे। आप बीजेपी को वोट दोगे तो हो सकता है कुछ आपके लिए वो अच्छा करें। हवाइयां उड़ी हुई, दिल बैठा हुआ, तंज के तेल में जुबान तली हुई, जब चुनावी पकौड़े पकाने के लिए खुली तो सब साफ साफ दिख रहा था। जिस कौम के सबसे बड़े रहनुमा बनने के गुरूर में गोते खा रहे थे आजम, लगता है उसी कौम ने उनका वहम धरती पर ला पटका था। इसलिए बार बार मुसलमान होने का हवाला दे रहे थे और पब्लिक इसी हवाले को हवा में उड़ाई जा रही। कौन सी बदनामी नहीं मिली हमें इसे लेकर? क्या जुल्म नहीं किए बसपा ने हम पर और आप पर? कोई हया नाम की चीज नहीं है। बसपा को वोट करेंगे, मत करो बसपा को वोट। मुसलमानों के आजम बनने चले थे आजम, धर्म के नाम पर भ्रुकुटी तान कर वोट मांग रहे थे। वो तो भावनाओं को जगाना चाहते थे, कस्में दी, सौगंध खिलाते रहे, पर जब भाव नहीं मिला तो मंच से मायूस उतर गए, भाषण बीच में छोड़कर। घुमा के हाथ से कान क्यों पकड़ रहे हो? सीधे कान पकड़ो, वोट करो बीजेपी को। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक यही आजम मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराया करते थे, जिसे इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे आजम। जिस आजम को लगता था कि बीजेपी कौम की सबसे बड़ी दुश्मन है, आज उसी कौम से उसी बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे थे। वोट बीजेपी को जाए मंजूर, लेकिन बसपा को जाए ये आजम को नामंजूर था। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो सीधे, बिल्कुल सीधे बीजेपी को वोट करो। क्यों गंदगी पर चांदी, क्यों गंदगी पर चांदी का वर्क लगा के खा रहे हो? आखिर हाथी ने आजम को इतना क्यों डरा दिया था? कोई बात तो थी जो आजम को मायावती के नाम से ही हताश कर रही थी। क्या आजम को मायावती के दावों का दम दिखने लगा था? क्या कौम के छिटकने का डर चेहरे का नूर छिन रहा था? और मैं एक बात कहूं आपसे, जिन लोगों से मैं ये कह रहा हूं वो समझ रहे हो। आप बीजेपी को वोट दोगे तो हो सकता है कुछ आपके लिए वो अच्छा करें। एक मस्जिद दी, दो चार और दे दो। समझौता करना है तो ऐसे करो ना। न याचना का असर हुआ, न सौगंध का, और न जब भीड़ में डर भर पाए तो चिड़चिड़ा कर गंदी जुबान खोल दी। दिल्ली के इमाम ने और कुछ लोग जो उड़न घटेले में घूम रहे हैं, उनसे कह रहा हूं मैं कि चांदी की थाल में लगी है और इस पे चांदी का वर्क लगा कर समझ रहे हो चांदी। क्यों बसपा को वोट दे रहे हो? सीधे बीजेपी को दो। जो सरकार दावा करती हो कि काम बोलता है, उसी सरकार का एक मंत्री कौन से कस्में खिलाकर डराकर वोट मांग रहा था। हताश, बौखलाया हुआ, तरस आ रही थी आजम की हालत पर। ऐसा ही होता है, पब्लिक पॉकेट में खेलने वाली चीज नहीं होती और ना ही किसी पपेट की तरह नाचने वाली। यही भूल कर दी थी आजम ने। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। उम्र 45 को पार कर गई, 1.5 दशक से ज्यादा फुल टाइम सियासत में हो गया। पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार से हैं, लेकिन शीला दीक्षित कह रही हैं कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है, उन्हें समय देना चाहिए। आखिर कब मैच्योर होंगे राहुल गांधी? राहुल और राहुल के ज्ञान पर सवाल कांग्रेस को पसंद नहीं, लेकिन जब अपनी ही पार्टी ने राहुल की कुशलता को अपरिपक्वता मान लिया तो दूसरों को कोसकर होगा भी क्या। बात तब और गंभीर हो गई जब पार्टी की बुजुर्ग सियासतदान शीला दीक्षित ने राहुल के राजनीतिक अनुभव को शब्दों से मामूली और रत्ती भर का बना दिया। एक इंटरव्यू में शीला ने कहा कि हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। पीढ़ी में बदलाव के साथ साथ पिछले कई सालों में राजनीति भी बदल गई, राजनीति में भाषा भी काफी बदल गई है। उदाहरण के लिए बता दूं कि आप पीएम से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं रख सकते।
कांग्रेस इस माहौल में खुद को ढाल रही है। आप याद रखिए कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उनकी उम्र अभी परिपक्व होने लायक नहीं है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। आलू की फैक्ट्री राहुल गांधी ही लगा सकते थे। गुजरात अमेरिका से बड़ा है, ये राहुल के ज्ञान से हिंदुस्तान जान पाया। राहुल वैसे ही अपनी अपरिपक्वता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे थे, बस शीला के बोलने भर की देरी थी। विरोधियों ने हाथों हाथ लपक लिया और जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको मैच्योर होने में थोड़ा समय दीजिए। अरे शीला जी, आपकी बात तो पूरा देश मानता है। वो मैच्योर नहीं हुए तो यूपी पर क्यों थोप रही है आप उनको? जब देश ही उनको सीधे से नहीं लेता है, बाद में उनकी पार्टी वालों को ध्यान में आया शीला जी जैसे मैच्योर आदमी को ध्यान में कि मैच्योर है। मैं राहुल जी को क्या बोलूं, जब उनकी पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री इस प्रकार की अनास्था उनकी विचार पे प्रकट किया है, इनको अपरिपक्व कहा है, बचपना करते हैं इसे कहा है, उनको क्या कहा जाए। राहुल के ज्ञान पर महीनों पहले जब पीएम ने सवाल उठाया तो कांग्रेसियों ने क्या सड़क और क्या सदन एक कर दिया। शीला के खिलाफ किसी ने किसी का विरोध नहीं देखा। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। शीला ने जाने अनजाने सिर्फ राहुल पर ही सवाल नहीं उठाया, सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी पर भी है, उस पार्टी के परिवारवाद पर भी है, जहां योग्यता पर अपरिपक्वता पहले भी हावी थी और आज भी हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। अभी तक अखिलेश कह रहे थे साइकिल पर हाथ रखने से रफ्तार तेज हो जाएगी, अब कह रहे हैं हाथ छोड़कर साइकिल चलाएंगे। अखिलेश ने तुलसीपुर में जाकर गठबंधन की गांठ खोल दी। इस सीट पर सपा कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। राज बब्बर भी कांग्रेस के उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे और अखिलेश पर पलटवार कर दिया। बलरामपुर में खुल गई गठबंधन की गांठ। तुलसीपुर में दोनों दलों ने खड़े किए प्रत्याशी। अखिलेश ने झिड़का कांग्रेस का हाथ। तुलसीपुर में चलाएंगे बिना हाथ के साइकिल, हाथ छोड़कर चलने से गिर ना जाए गठबंधन। अखिलेश के बयान पर राज बब्बर का पलटवार। सपा कांग्रेस गठबंधन पर गदर तो पहले से ही मचा था। कई जगह उम्मीदवार आमने सामने थे तो कहीं सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा था। अमेठी समेत कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए तो कुछ सीटों पर बागियों ने पर्चा भर दिया। और अब बलरामपुर में तो सपा अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने ही आ गए। दरअसल तुलसीपुर सीट पर सपा और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। खुद अखिलेश और राज बब्बर अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। तुलसीपुर में तो कांग्रेस से दूरी बनाते हुए अखिलेश ने हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की बात कह दी। हमारे समाजवादी लोग जब कभी साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं, और जब जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल का हाथ भी छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। क्योंकि और जगह तो मैं कह देता कि पंजा लग गया तो बहुत तेज चलेगी, लेकिन यहाँ तो लगता है हाथ छोड़ के ही आपको साइकिल चलानी पड़ेगी। आपको बता दें कि सपा ने इस सीट पर अब्दुल महमूद खान को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही दल अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। अखिलेश के बयान पर राज बब्बर ने सफाई से पलटवार किया। जेबा को जिताकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात।
मुझे खुशी है अगर कुछ लोग कहते हैं कि हाथ छोड़कर चलना, तो मैं इस हाथ से आपको बड़े अदब से सलाम करता हुआ चाहूंगा। ये वचन देता हूं, अरे कोई कुछ कह जाए छोड़ के हाथ चलाना, अरे हम तो हाथ के साथ चलेंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। बलरामपुर में 27 फरवरी को मतदान होना है। कहने को गठबंधन है, लेकिन यहाँ दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि हाथ छोड़कर साइकिल कितनी दूर तक जाती है या गठबंधन समेत लड़खड़ाती है। बलरामपुर से समाचार प्लस के सुजीत कुमार की रिपोर्ट। अखिलेश कैबिनेट में मंत्री रहे विजय मिश्रा ने ही अखिलेश पर हमला बोल दिया और गाजीपुर में उन्हें सबसे नालायक मुख्यमंत्री बता दिया। यहां तक कि इटावा में पत्थरबाजी करवाने का भी आरोप लगा दिया। क्या गाजीपुर में विजय मिश्रा सपा को विजय से दूर कर पाएंगे? गाजीपुर में अखिलेश के विरोध में विजय। पूर्व मंत्री ने खोल दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा। अखिलेश को बताया सबसे नालायक मुख्यमंत्री। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे नालायक मुख्यमंत्री और सबसे नालायक बेटा का नाम अगर इतिहास में दर्ज होगा तो अखिलेश यादव का दर्ज होगा। 4 चरणों के चुनाव के बाद भी सपा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी साथी सपाई रहे लोग अखिलेश के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। अखिलेश मंत्रिमंडल में धर्मार्थ कार्य मंत्री रहे विजय मिश्रा ने अखिलेश को नालायक मुख्यमंत्री और नालायक बेटा तक बता डाला। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनका 5 साल में जो चरित्र सामने आया, तो 6 महीने में सामने उनका चरित्र दिखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे नालायक मुख्यमंत्री और सबसे नालायक बेटा का नाम अगर इतिहास में दर्ज होगा तो अखिलेश यादव का दर्ज होगा। गाजीपुर से विधायक विजय मिश्रा टिकट कटने के बाद बसपा में शामिल हो गए। विजय मिश्रा ने अखिलेश के सियासी चरित्र पर भी सवाल उठा दिए और इटावा में भी ईंट पत्थर चलवाने का आरोप लगा दिया। परिवार के साथ क्या किया, पिता के साथ क्या किया, और अभी 2 दिन पहले एक कैसा चरित्र है। 2 दिन पहले अभी देखा आपने इटावा के चुनाव में ईटा पत्थर भी चलवाने से बात नहीं है। आपको बता दें कि अंतिम समय पर अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा का टिकट काट दिया। इसके पीछे अखिलेश का टोटका भी माना गया, क्योंकि गाजीपुर सीट से कोई भी दूसरा चुनाव नहीं जीत पाया है। इसके बाद विजय मिश्रा बसपा में शामिल हो गए। देखना है विजय मिश्रा विजय को सपा से कितना दूर कर पाते हैं। गाजीपुर से समाचार प्लस के लिए अंजनी तिवारी की रिपोर्ट। मामला सिर्फ गाजीपुर का ही नहीं, मऊ में भी विजय बागी हो गए और पर्चा भी भर दिया पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए। सिर्फ विजय ही नहीं, 2 नेता बागी हो गए और दोनों ही सपा के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे दौड़ेगी साइकिल? घोसी में सपाई घमासान, पार्टी के खिलाफ बागी का ऐलान, गुटबाजी बिगाड़ेगी घोसी का गणित। 2 बागियों ने भर दिया निर्दलीय पर्चा। लगभग 2/3 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन सपा का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मऊ की घोसी सीट पर मचा घमासान तो पार्टी का गणित भी बिगाड़ सकता है। गुटबाजी ने साइकिल की राह में रोड़े खड़े कर दिए हैं। घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह को ही सपा ने फिर से टिकट दे दिया है, लेकिन एक गुट को ये रास नहीं आया और सपा के ही दोनों नेताओं ने अलग अलग पर्चा भर दिया और साफ कह दिया कि हम सपा कार्यकर्ता हैं और सपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। विजय ने सुधाकर को टिकट देने पर सवाल खड़े कर दिए और सुधाकर सिंह को सपा विरोधी बता दिया। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार नहीं होने देना चाह रहे हैं। अभी वहाँ टिकट इस तरह का मिला है कि जो कभी समाजवादी पार्टी का रहा ही नहीं आदमी, ऐसे आदमी को टिकट दिया गया है तो क्या होगा? सुधाकर सिंह, जिसने कभी समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम नहीं किया है। इसके बाद दोनों पर ही पार्टी आलाकमान ने कार्रवाई की
और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह बताकर पार्टी से निष्कासित कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जिलाध्यक्ष ने दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया। घोसी विधानसभा में वो चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें ये आदेश आया है ऊपर से नेतृत्व का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से संजय यादव ग्राम चिरुइया पोस्ट कोपागंज मऊ, विजय यादव लखनी ये दो लोग पार्टी से निष्कासित किए। घोसी का घमासान पार्टी की परेशानी बढ़ा रहा है। बागी नेता भी सपाई बनकर घूम रहे हैं और निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह के समीकरण भी बिगड़ सकते हैं। मऊ से समाचार प्लस के लिए रविंद्र सैनी की रिपोर्ट। पश्चिम से चलकर अजीत सिंह ने पैर पूरब तक पसार दिए, लेकिन हाल बेहाल है। उतावलापन इतना कि उम्मीदवार को रोककर खुद बोलने लगे। उधर रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने तो मेदावल उम्मीदवार को मऊ उम्मीदवार बता दिया। जब उम्मीदवारों की पहचान ही नहीं तो प्रचार क्यों? क्यों उतावले हो गए अजीत सिंह? बोलते प्रत्याशी को मंच से हटाया, खुद बोलने के लिए बेकरार हुए अजीत। कभी उम्मीदवार सामने ही स्वर्गीय बता देते हैं तो कभी खुद उम्मीदवार को बोलने नहीं देते। पश्चिम से चलकर पूरब तक पहुंच गए अजीत सिंह, लेकिन पार्टी वालों को ये नहीं पता कि कौन कहां से उम्मीदवार है। 2 दिन पहले श्रावस्ती से रालोद उम्मीदवार ने उन्हें स्वर्गीय अजीत सिंह बोल दिया। जिसने कभी किसानों को दिशा देने का काम किया था, एक छोटी सी नजीर देता हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये नलकूप है, ये स्वर्गीय चौधरी अजीत चरण सिंह की देन है साथियों। अब अजीत सिंह संत कबीर नगर की मेहदावल विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। पता नहीं क्या हुआ, प्रत्याशी को बोलने से रोककर अजीत सिंह खुद बोलने लगे। सब लोग भौचक्के रह गए और प्रत्याशी भी बगल में खड़े हो गए। बात यही नहीं थमी। रालोद प्रदेश अध्यक्ष तो ये भी भूल गए कि कहां प्रचार कर रहे हैं और कौन उम्मीदवार कहां से है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मकसूद ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मऊ प्रत्याशी हाजी को भारी मतों से जिताए, जबकि हाजी मेहदावल से प्रत्याशी है। हाजी ने बीच में टोककर मकसूद को याद दिलाया। तब रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नल सबसे ऊपर है। 27 तारीख को बूथ पर जाकर के नल चुनाव निशान को देख के अखियां फाड़ फाड़ के ओके सामने वाला बटन उंगली से दबाओ और मऊ से हाजी साहब को जिताओ। चलो ठीक, नल सबसे ऊपर है तो हाजी साहब को सबसे ऊपर रखो, है कि नहीं बात सही? मैं फिर आऊंगा। अब ये तो अजीत सिंह ही जाने कि पश्चिम से पूरब तक पैर क्यों पसारे, जब अपने प्रत्याशियों के नाम और पहचान से लेकर विधानसभा तक नहीं पता। और उतावलापन तो समझ ही नहीं आया जब बोलते उम्मीदवार को हटाकर खुद बोलने लगे। संत कबीर नगर से समाचार प्लस के लिए साहिल खान की रिपोर्ट। गायत्री प्रजापति रेप मामले में पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। तभी लखनऊ में एक और शर्मनाक मामला सामने आ गया। एक महिला ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। क्या सियासत में चरित्र की बात करना बेईमानी हो गया है? पीस पार्टी अध्यक्ष अयूब पर यौन शोषण का आरोप, नौकरी देकर यौन शोषण करने का आरोप, पीड़ित लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ा, किसी ने नहीं सुनी पीड़ित परिवार की गुहार, खुलेआम घूम रहा है सियासत का घिनौना चेहरा। कब सलाखों में होगा यौन शोषण का आरोपी? ये डॉक्टर भी है और सियासतदान भी, पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके नाम यूपी चुनाव का सबसे घिनौना चैप्टर है।
अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही एक लड़की से यौन शोषण करने का आरोप इस सियासी डॉक्टर पर लगा, लेकिन रात होते होते लड़की ने दम तोड़ दिया। जो रिपोर्ट वो बनाता था उस पे लिख देता था किसी हॉस्पिटल में ना भर्ती हूँ। अभी आप लोगों को दवा दिखाऊं और रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, आप लोग उससे भी विश्वास कर लीजिए। गलत ये जब 5-6 महीने के पहले गई थी तो इसके साथ छेड़छाड़ भी किया। नौकरी का झांसा देकर पहले यौन शोषण किया, जब विरोध किया गया तो गलत दवा दे दी। पीड़िता का परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और न्याय की उम्मीद में अस्पताल में पड़ी लड़की भी जंग हार गई। हाँ, हमारी बेटी गलत नियत किए हैं, उसके बाद शादी करने के लिए कह रहे हैं। कहें शादी नहीं करोगी तुम्हारा साथ नहीं देंगे हम। उसके बाद बुखार आवे लगल, कहला सर जी हमारे बुखार आवा तो हमें दवाई दे दो। 1 महीना बुखार की दवा चलाए हैं, उसके बाद 9 महीना चलाए हैं किडनी सुखाने के दवा। डॉक्टर अयूब खलीलाबाद से विधायक है और पेशे से डॉक्टर, लेकिन जो चेहरा सामने आया उसने सियासत को तो शर्मसार किया ही, अपने पेशे पर भी दाग लगा दिया। देखना होगा कब तक डॉक्टर अयूब पर कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।